2004 की बात है। मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई, हर महीने 14,750 रुपए। और उस पॉइंट पे सरप्राइज़ मैं एक एक्सेल शीट मेंटेन करता था कि मेरे महीने का कहाँ-कहाँ खर्चा जा रहा है, कैसे-कैसे मैं अपने पैसे को खर्च कर रहा हूँ। और उस एक्सेल शीट को इस वीडियो के लिए 20 साल बाद खोलकर मैंने एनालाइज़ किया। आइए देखते हैं कि मेरा हर महीने पैसा कहाँ जाता था, और काश अगर मैं उसको कुछ अलग कर पाता। 24 साल की उम्र, एकदम नौजवान खून। तो सबसे पहले जैसे ही नौकरी लगी, मैंने अपने लिए एक बाइक खरीद ली, जिसकी ईएमआई थी 2,275 रुपए। गलती नंबर 1, मैं रहता था लाजपत नगर। मेरा ऑफिस था कालकाजी एक्सटेंशन। ज्यादा अंतर नहीं है, ऑटो बस पकड़ के मेट्रो समय पे नहीं थी, मैं आराम से जी सकता। लेकिन नहीं, बाइक लेकर लौंडा, बाइक लेकर अपना भाई। तो फिर बाइक ली, एंड उस पे अब मेरे महीने का 3,000 रुपए गया। 14,000 रुपए में से 3,000 रुपए मैंने अपनी अय्याशी के लिए उड़ा दिए। बाकी की जरूरतें क्या थी? खाने पे 1,500 रुपए तो वो नहीं मिलता था, लंच नहीं मिलता था। तो वैसे तो मैं लंच घर से लेके जाता था, लेकिन कभी कभी कुछ ढाबे से खा लिया या कुछ इधर उधर खा लिया वगैरह। घर पे मैं 3,000 रुपए महीना देता था, तो घर खर्चे के लिए। हमारी उस समय बहुत तंगी चल रही थी, पापा का एक बिजनेस शुरू हुआ था, ज्यादा अच्छे से नहीं काम कर रहा था, तो हमेशा जद्दोजहद लगी रहती थी। जितना भी मैं घर पे पैसा दे सकता, देने की कोशिश करता था। मोबाइल उस समय में नया नया आया था, तो भैया मोबाइल भी लेना है, तो 500 रुपए हर महीने मोबाइल का खर्चा भी जा रहा था। किताबों का शुरू से शौक था, तो 500 रुपए किताबें खरीदने पे, उस समय पे मैं कोई पायरेटेड वायरेटेड खरीदता नहीं था। एंड फिर पर्सनल 2,500 रुपए। ये इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि उस समय पे गर्लफ्रेंड थी, जो अब मेरी बीवी है, तो कहीं कोई डेट पे चले गए, कोई मूवी देख ली, कोई कुछ कर लिया, वो सब चीजें। ट्रैवल पे कोई खर्चा नहीं था। उस साल जो वो 2004 से 2005 का पीरियड है, जब मैं 24 से 25 साल का था, मैंने बिल्कुल भी कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, एंड आई टेल यू व्हाई। एंड फिर बाकी के 3,500 रुपए में इन्वेस्ट करता। अब ये इन्वेस्ट मैं कहाँ करता था? मुझे ये पता था कि अगले साल मुझे एक एमबीए के लिए जाना है। तो मुझे ये भी पता था कि अगर मैं कहीं भी यहाँ पैसा डालूंगा, तो या तो रातों रात अमीर बनने के लिए होगा, या इस पैसे को सिक्योर करने के लिए होगा। थोड़ी सी बुद्धि आई और सोचा कि यार पेनी स्टॉक्स नहीं लेते हैं, रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इस पैसे को बस अच्छे से रख देते हैं। मैंने एफडी वेफडी नहीं कराई, मैंने सिर्फ इसको एक बैंक अकाउंट में रखा हुआ था। तो हर महीने 3,000-3,500 रुपए जो भी थे, वो मैं अपने बैंक अकाउंट में रख देता था। गरीबियत का माइंडसेट, गरीबियत का माइंडसेट ये था कि मेरी तनख्वाह के बाद, जो कि 14,750 रुपए है, मेरे सारे खर्चे पहले होते थे, और फिर इन खर्चों के बाद अगर कुछ बच जाए, तो तब वो जाके बैंक में रखा जाता था। अमीरियत का माइंडसेट एकदम अलग होता है। वो ये बोलता है एसआईपी करो, या अगर एसआईपी नहीं भी करोगे तो हर महीने जितना पैसा बचाना है उसको अलग से रखो, और फिर जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसी में अपना महीने का खर्चा चलाओ। और ये माइंडसेट फितरत कभी आई नहीं थी। लेकिन अगर मैं इनको नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करूं कि आपकी जरूरतों पे कितना खर्चा हो रहा है, आपकी इच्छाओं पे, आपके अरमानों पे कितना खर्चा हो रहा है, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो आप सेव कर रहे हैं उस पे कितना है, तो बाइक जरूरत नहीं थी, इच्छा थी। उसी के चलते जो पेट्रोल था वो जरूरत नहीं थी, इच्छा थी। एजुकेशन लोन अभी तक आया नहीं था, वो मैं बाकी जो आगे का हिस्सा है उसके लिए है। खाना जरूरत थी, घर का खर्चा जरूरत थी, मोबाइल जरूरत थी, किताबें अरमान थे, पर्सनल एक्सपेंसेस अरमान थे, ट्रैवल अरमान था लेकिन जीरो था, और फिर इन्वेस्टमेंट। तो आप देखेंगे कि 34% मेरी सैलरी का मेरी जरूरतों की वजह जाता था। 40% मैं अपनी इच्छाओं पे उड़ा रहा हूं। 24 साल का अंकुर पारिंकु, और फिर 24% अपनी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स का नंबर तो सही है, लेकिन वो अपनी जरूरतें का और अपनी इच्छाओं का रेशियो डामाडोल हो चुका है। एक चीज थैंकफुली सही थी कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी एंड महीने दर महीने गई, इससे थोड़ा सा कॉर्पस बच गया 30-40 हजार रुपए का। फिर साल के एंड पे, जैसे आप देखेंगे मेरी सैलरी स्लिप पे, एक 50,000 रुपए का एनुअल बोनस भी था, तो उसमें से भी इफ आई रिमेंबर करेक्टली कुछ 40,000 रुपए मुझे मिले थे, तो वो भी जुड़ गए। तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए साल के एंड पे जमा हो गया। फिर मैं गया आईएसबी अपने एमबीए के लिए। अब उसका भी बहुत बड़ा लोन था, 14 लाख रुपए का लोन। और उस लोन में 2 चीजें होती थी, आपका ट्यूशन का खर्चा, ये मतलब जो भी आपकी कॉलेज फीस की है, एंड आपके रहने खाने का खर्चा।
लेकिन आपकी जो बाकी ज़रूरतें हैं, आपकी किताबें हो गई, आपके पर्सनल खर्चे हो गए, कहीं कुछ कपड़े-वपड़े हो गए, ट्रैवल हो गया, वापस आप दिल्ली आ रहे हैं हैदराबाद से, वो सारी चीज़ें, उसका ऑफ कोर्स खर्चा नहीं था। तो मेरा आइडिया ये था कि ये जो 1 लाख रुपए मैंने बचाए हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उसमें से मैं अपनी ज़िंदगी चला सकता हूँ फॉर दैट 1 ईयर। दैट वाज़ द प्लान। तो आईएसबी गया, 14 लाख रुपए का वो लोन लिया। उस लोन की किस्त हर महीने 20,000 रुपए महीना होने वाली थी। तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि आईएसबी के बाद जो भी नौकरी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि ये 14,000 रुपए तो मिले ही, ताकि वो जो जिंदगी चल रही थी वैसे ही चले, प्लस 20,000 रुपए और जो ईएमआई, तो 35,000 रुपए की नौकरी मिलनी ही चाहिए। अब भगवान की देन थी कि मुझे उससे कई बेहतर एक नौकरी मिली, एंड उस नौकरी ने मुझे दिए साल के सीटीसी के हिसाब से 12.25 लाख रुपए। ये 2006 की बात है, आप देख सकते हैं। 15 मार्च 2006 को मुझे ये ऑफर लेटर मिला था एटी कार्नी से, जो एक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, और उन्होंने बोला कि 1 मई 2006 से आपकी नौकरी शुरू होगी, आपको साल के 12.25 लाख रुपए मिलेंगे, एंड उसमें कट पिट के मुझे हर महीने 89,000 रुपीज मिलते थे। अब इसमें कुछ कुछ चीजें बदली। नंबर 1, बाइक जो थी वो मैंने बेच दी, क्योंकि उसकी जरूरत अब थी नहीं। माँ पापा ने उस दौरान फरीदाबाद में घर ले लिया था, क्योंकि हमारी हैसियत सिर्फ उसी जगह पे लेने की थी। तो जितने भी पैसे बटोरे थे उससे 2 लाख का एक डाउन पेमेंट करके 8 लाख रुपए का एक कर्ज लेके 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा था। तो ये हमारी जिंदगी का पहला घर था जो हमारा खुद का था। मेरा ऑफिस था गुड़गांव में, तो फरीदाबाद से गुड़गांव जाना आसान नहीं था। कोई मेट्रो नहीं है, कोई डायरेक्ट बस जो है वो बहुत ही इरेगुलर है, एंड और कोई जरिया अगर होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वो बहुत ही महंगा पड़ता। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था एक गाड़ी की बजाय कुछ और करने का। उस पॉइंट पे मैंने वो गाड़ी ली। मेरा ये मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, कि उस पॉइंट पे वो गाड़ी अब मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी एक जरूरत थी। बेसिक गाड़ी मारुति की स्विफ्ट खरीदी, उस समय पे बहुत बढ़िया थी, हैचबैक है, लाल रंग की थी, मुझे अभी भी याद है, बहुत प्यार था मुझे उस गाड़ी का। कुछ 5 साल चलाई वो गाड़ी। उसकी ईएमआई थी 8,700 रुपए महीना। फिर हमारा जो एजुकेशन लोन जिसकी मैंने बात करी थी उसका 20,060 रुपए। मेरा पेट्रोल का खर्चा बढ़ चुका था, तो फरीदाबाद से गुड़गांव जाना हर रोज तो नहीं था, लेकिन जितने भी दिन जाना पड़ता था, तो 2,800 रुपए प्लस गाड़ी थी, या परिवार के साथ हम घूम सकते थे, पैसे अच्छे आने लग गए थे, तो थोड़ा और पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, तो करीब 2,800 रुपए उसमें जाते थे। खाने का खर्चा 2,000 रुपए। तो ज्यादातर मैं ट्रैवल करता रहता था, तो कंपनी ही खाने का खर्चा उठाती थी, लेकिन जब भी दिल्ली में हूँ, घर पे हो या कहीं कुछ और, तो ये 2,000 रुपए। घर पे अब मैंने 25,000 रुपए देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि 25,000 रुपए हमें घर चलाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन उस समय पे पापा के बिजनेस का बहुत बुरा हाल था, उनको वो बिजनेस बंद करना पड़ा, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ गया, करीब 30-35 लाख रुपए का कर्ज। तो अक्सर लोग अपनी प्रोफेशनल करियर की जब शुरुआत करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं और सैलरी उस पर ऐड करती है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं -35 से शुरू हुआ, एंड धीरे 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 करके उस लोन को चुकाते हुए 2017 में जाकर वो लोन पूरा चुका था। तो 25,000 रुपए थोड़ा घर के खर्चे के लिए, थोड़ा उस लोन को चुकाने के लिए वो जाता था। मोबाइल का बिल अब 1,500 रुपए, क्योंकि ट्रैवल बहुत करता था तो रोमिंग के चार्जेस वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो 1,500 रुपए हो गया था। किताबें अभी भी 500 रुपए पे ही थी। पर्सनल एक्सपेंसेस अब 4,000 रुपए हो चुके थे। 2006 में जब नौकरी शुरू करी तो उसी साल के दिसंबर में रुचि और मेरी एंगेजमेंट हुई, और 2007 में अक्टूबर में हमारी शादी। तो थोड़ा सा डेटिंग बढ़ गया था, थोड़ा सा घूमना फिरना विद इन द सिटी इटसेल्फ। ट्रैवल भी हमने शुरू कर लिया था हमने, मतलब एज अ फैमिली, रुचि के साथ नहीं बट फैमिली के साथ। तो ये जो 4,000 रुपए, हम हर महीने 4,000 रुपए का ट्रैवल नहीं करते थे, लेकिन अगर मैं प्रपोर्शन बनाऊं तो महीने में हमने, साल में हमने कुछ 40-50,000 रुपए का कोई वेकेशन कर दिया, कभी कश्मीर चले गए, कहीं कोई और चले गए, उस पर थोड़ा खर्चा शुरू हो गया था। और मैंने 20,000 रुपए बचाने शुरू कर लिए। ये 20,000 रुपए अब किस लिए बचा रहा था? ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कायदे से, ये सिर्फ मैं अपने बैंक में रखता था, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से कि अगले साल शादी होने वाली है, उस शादी का ज्यादा से ज्यादा खर्चा मैं अपने ऊपर लेना चाहता था, लोन के ऊपर नहीं। कहीं और तो फैमिली से वो नहीं आ रहा था सपोर्ट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो हैसियत भी नहीं थी उस समय पे, लेकिन पर्सनल लोन मैं कम से कम लेना चाहता था। एंड गोल यही था कि अगर 4-5 लाख रुपए बटोर लिए तो फिर सारी शादी उसी के अंदर हो जाएगी। एंड मेरे पास अभी भी वो एक्सेल शीट है, शादी के बजट वाली एक्सेल शीट, जिसमें एक चीज जोड़ी गई है। एंड आई थिंक पूरी शादी हमने कुछ 5.5 लाख रुपए में करी थी,
जिसमें लोन नहीं लेना पड़ा था, पूरा का पूरा इसी जमा पूंजी से निकला था। तो यू विल सी इट कम्स टू अराउंड 80 वही 9,000 के करीब। लेकिन इसमें अब इंटरेस्टिंगली बहुत अलग एक मिक्स आ गया था। तो नीड्स जो हमारी जरूरतें थी वो अब महीने की करीब 70% बन चुकी थी। इतनी ज्यादा आपकी सिर्फ जरूरतों पे ही खर्चा हो रहा था। इच्छाएं गिरकर करीब 10% हो चुकी थी। इन्वेस्टमेंट अभी भी करीब 23% पे थी। तो ये अभी भी आइडियल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो सही है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा रोक रहे हैं उस उम्र में जहां आपको अच्छे से पैसे खर्च करने चाहिए। जरूरतों पे कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन क्लियरली वो जरूरतें भी थी। एजुकेशन लोन जरूरत थी, गाड़ी जरूरत थी, घर का खर्चा, वो बिजनेस लोन चुकाना वो जरूरत थी। तो ये जो मिक्स था वो था तो था, इसका कोई और जरिया नहीं। एंड फिर एक साल बाद, क्योंकि ये जॉब, ये पेशा ही ऐसा है, इसके ऊपर एक अलग से मेरा वीडियो अगले हफ्ते आने वाला है विच विल टॉक अबाउट कि कैसे मैं जल्दी जल्दी इन जंप्स को हासिल कर पाया। 3 लाख से एक ही साल के अंदर आफ्टर ISB में 12 लाख पे पहुंचा, फिर 12 से और आगे गया। तो विद इन अ ईयर इटसेल्फ मेरी इंक्रीमेंट हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 2008 फरवरी की बात है और उन्होंने ये बोला कि 1 जनवरी 2008, तो 1.5 साल के अंदर ही मेरी जो इंक्रीमेंट थी वो 25, मेरी जो सैलरी थी सॉरी CTC, वो 25 लाख मतलब दोगुनी हो चुकी थी विद इन 1.5 years इटसेल्फ। तो जो मेरा अगला साल था ET करने का, वो बहुत अलग रूप में निकला। उसमें सेम गाड़ी का EMI जा रहा है, एजुकेशन लोन जा रहा है, पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि मेरा ट्रैवल थोड़ा बढ़ गया था, तो दिल्ली में मैं कम ही रहता था। मेरा खाने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बॉम्बे वगैरह में, तो फिर कभी किसी दोस्त से मिल गया उधर, कुछ हो गया वगैरह। घर पे अब मैं 50,000 रुपये देता था क्योंकि वो लोन धीरे धीरे चुकाना था। 2,500 रुपये मोबाइल का फ़ोन क्योंकि रोमिंग बहुत बढ़ चुका था। बुक्स पे अब मैं 1,500 रुपये खर्च करता था क्योंकि कर सकता था। पर्सनल एक्सपेंसेस अब काफ़ी बढ़ गए थे क्योंकि शादी हो चुकी थी। तो ये 2017 अक्टूबर में शादी हुई, तो वो पूरा साल शादी का खर्चा बढ़ गया है। एंड शादी का जनरली कोई माहौल भी आ जाता है, फिर शादी के बाद ऑफ कोर्स खर्चे बढ़ गए। तो पर्सनल एक्सपेंसेस, मूवी देखना, कहीं किसी के लिए कुछ तोहफे खरीद लेना या कहीं कुछ और करना, रुचि के लिए कुछ खरीदना, तो 10,000 रुपये हर महीना उस पे। एंड देन ट्रैवल पे हम अच्छे से खर्च करना शुरू करें। एज अ फैमिली हमें ट्रैवल बहुत 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 पसंद है। रुचि और मैं, और अब तो विदर और रुज़मा, हम बहुत ट्रैवल करते हैं। ज़्यादातर हमारा खर्चा ट्रैवल पे ही जाता है एंड वो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड देन पहली बार जिंदगी में मैंने एक SIP शुरू करी विच वॉज फॉर 70,000 रुपीज़। एंड ये SIP फिर कुछ 2 साल और चली। उसके बाद जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया 2009 में, तो फिर इसी SIP को तोड़कर वो जमा पूंजी फिर से बनाई क्योंकि सैलरी कट लिया था उस पॉइंट पे मैंने। मेरी उस समय ET करनी में सैलरी जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था 2009 में 33 लाख रुपए थी, और उस 33 लाख से गिरकर मैं करीब 11 लाख पे आया था। तो जितनी भी जमा पूंजी थी उस समय पे दैट वेंट टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग कि एक इमरजेंसी फंड बच जाए, एक अच्छे से कॉर्पस बना रहेगा, कहीं कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं। वो लोन तो चुकाना ही था, बिजनेस लोन वगैरह। बट इफ़ यू लुक एट दैट, करीब 1,80,000 रुपये महीने के मिलते थे एंड वो इस प्रपोर्शन में खर्च होते थे। एंड इसका अगर आप देखेंगे तो नीड या ज़रूरत का खर्चा काफ़ी गिरा, 50% था, विच इज़ हाउ इट शुड बी। जो इच्छाएं थी वो 12% में रही एंड आई एम टोटली ओके, क्योंकि ये जो इच्छाएं भी थी एंड यू विल सी कि महीने के करीब 21-22 हज़ार बहुत बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसमें हमारी बहुत अच्छे से इच्छाएं पूरी हो रही थी। एंड देन 40% आपका इन्वेस्टमेंट में जा रहा है विच इज अलाउइंग यू टू पीक। एंड आई लव दिस। तो आप देखेंगे कि कैसे करीब 3-4 साल में आई मूव फ्रॉम बॉन्ड्स 41% टू 10% टू 12%, आपकी इन्वेस्टमेंट्स 24, 23 ऑल द वे टू नियरली 40%, एंड आपकी नीड्स जो थे वो 34 से 68 पहुंच गए और फिर सेटल हुए एक सही रेशियो ऑफ अराउंड 50% में। एंड दिस इज हाउ माई फर्स्ट सैलरी मूव हैपेंड। अब इससे मैं कौन कौन सी चीजें सीखा हूं? 3 चीजें। नंबर 1 कि शुरुआत में मैंने जो गलती करी अपनी पहली जॉब NIS स्टार्टअप में इंस्टेंटली बाइक खरीदने की जब उसकी जरूरत नहीं थी, मिस्टेक नंबर 1। ज्यादातर जब हम अपने यूथ में, अपने 20s में लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए स्टेटस की गेम खेलते हैं, हम ऐसी गलतियां कर पाते हैं। और मैंने भी यही क्लासिक गलती करी।
इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बाइक होनी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स XYZ फलाना ढमका, दैट कुड हैव इजीली बीन सेव्ड एंड मेरा जो ISB में जाके खर्चा हुआ वो अच्छे से और मैनेज हो पाता, which was mistake number 1. Mistake number 2, जो ये 20,000 रुपए हर महीने अपने फर्स्ट पोस्ट ISB की जॉब में मैं सेव कर रहा था, ये कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, इसका कुछ भाग मैं इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा रिस्क अवर्स था। मुझे था कि यार अगले साल शादी होने वाली है, तो उसमें फिर पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको बस जमा करते रहो। अगर मैं इसको एक स्टेबल अच्छे से म्यूचुअल फंड में डाल देता तो वो 1.5 साल में शायद वो भी थोड़ा अच्छा हो गया होता। अब मुझे इन हाइंडसाइट पता है कि वो बहुत ही अच्छा हो गया था, क्योंकि 2006-2007 एक पीक था जिसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आया, लेकिन अब वो क्रैश भी पहले ही हो सकता था, तो हु नोज व्हाट हैपेंस व्हाट डजंट हैपन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पैसा था ये पूरा का पूरा सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना चाहिए था। इट शुड हैव बीन पार्टली प्रोटेक्टेड, पार्टली इन्वेस्टेड। And then number 3, which is the biggest mistake that I continued to make in all these years, बहुत टाइम बाद ही इसको मैंने फिक्स किया, which was the गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट क्या बोलता है कि जो आपकी तनख्वाह है उसमें से आप पहले खर्चे निकालेंगे और उन खर्चों के बाद जो बचेगा उसको आप सेव या इन्वेस्ट करेंगे। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि नहीं ब्रो, सबसे पहले आप अपनी तनख्वाह में से भी इन्वेस्टमेंट्स निकालेंगे, अपने फ्यूचर सेल्फ को पहले पे करेंगे और फिर जो पैसा बचेगा उसमें से आप अपने खर्चे निकालेंगे। क्योंकि इफ आई डिड दैट तो ऐसा हो सकता था कि ये जो 70,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे एज अ म्यूचुअल फंड SIP, ये शायद 80 हो सकते थे, 90 हो सकते थे, क्योंकि क्या पता ये 10,000 रुपए जो बॉन्ड्स और 10,000 रुपए जो ट्रैवल में खर्च कर रहा हूं नहीं है जरूर, लेकिन खर्च हो गए। एंड अगर हो गए तो क्या बचा? 70, उसी को इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी महीने की शुरुआत में ही जैसे ही तनख्वाह आएगी 75,000 रुपए 85,000 रुपए की SIP कर देता, तो जितना पैसा बचा है उसी में से निकालना। एंड बाकी सारी चीजें तो नहीं हिल सकती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो जरूरतें ही हैं, ये तो कट के ही रहेंगी। वो घर का खर्चा देना ही है, वो एजुकेशन लोन की EMI देनी ही है, वो गाड़ी की लोन देनी ही है। यू वुड देन कट डाउन ऑन द थिंग्स दैट वर डिस्क्रिशनरी, जो आपकी इच्छाएं, आपके अरमान हैं, जिनको आप थोड़ा बहुत रोक कर तब भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये 3 गलतियां मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी अपने 20s में, अपने 30s में ना करें, क्योंकि ये अमीरियत का माइंडसेट जो है वही आपकी नींव बदल सकता है। With that hope, I'll go signing off. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।